अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहती हूं। बुध के रोज़ जो कुछ सामान पार्क में हुआ, रैली निकलने से पहले ही जिस तरह से मुंतशिर की गई और उसमें फिर एक कारकुन जहां बहक हुआ PTI का ज़िले शाह, उसके हवाले से अभी इंकशाफात का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। हर रोज़ कोई नई स्टोरी सामने आ रही है और आज इस सिलसिले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस IG पंजाब ने, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने की। उनका कहना है कि ये एक हादसा था और PTI इस पर गलत इल्ज़ामात लगाते हुए पुलिस को या निगरान वज़ीर आला को नामज़द ठहरा रही है, जो कि सरासर ज़्यादती है। दूसरी जानिब PTI का मौक़िफ़ ये है कि ये पुलिस कस्टडी में सोचा समझा एक कत्ल का मंसूबा था और उसको बाद में कवर अप करने के लिए मुख्तलिफ स्टोरीज़ जो हैं वो बिल्ड की जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद साबित होता है तो फिर क्या वजह है कि बाद में इसको हादसे का रंग दिया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल के दौरान मरीम नवाज साहिबा की एक ऑडियो लीक भी मंजर आम पर आती है, उसमें भी वो इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। हकीकत है क्या और इसका अंदाज़ा, इसका पता कैसे चलेगा? क्या वाकई इमरान खान साहब का जुडिशल कमीशन का मुतालबा इस सारे मामले की गुत्थी सुलझा सकता है? इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ PTI ने जो कल एक इलेक्शन रैली निकालने की कोशिश की है, उसके ऊपर DC साहब ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी है और उनका ये कहना है कि जनाब कल PSL के मैचेस हैं, जश्न बहारा के सिलसिले में भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो इसलिए PTI ये रैली ना निकाले और नहीं निकालने की इजाज़त दी जाएगी। और अगर वो फिर भी निकालेंगे तो फिर दफ़ा 144 के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। तो क्या PTI को बाकायदा किसी मंसूबे के तहत इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है या जानबूझकर PTI भी गलत दिन का चुनाव कर लेती है और फिर बाद में ये सारी सूरत हाल कंट्रोल से बाहर नजर आती है? इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू किया। आप सबको खुशामदीद कहते हुए खुशामदीद कहेंगे ज़फ़र हिलाल को भी, सीनियर तज्ज़ियाकार एनालिस्ट हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं। हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया आज के लिए। और आज इमरान साहब की तरफ पहले जाते हुए, इमरान साहब, ये जो IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जिस तरह से निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी अपना दिफा किया, आपके नज़दीक इंक्वायरी से पहले आकर ये चीज़ इस्टेब्लिश करना कि ये एक हादसा था, ये उनके एंड से सही बात है आपके ख्याल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि किसके एंड से क्या है और किसके एंड से सही हो रहा है और किसके एंड से गलत, ये तो हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ज़िले शाह जो हैं वो हादसे में उनकी जान गई या पुलिस से तशद्दुद से शहीद हुए। दोनों सूरतों में एक इंसान, जीता जागता इंसान, अपनी जान से चला गया। अब PTI वाले उस पर किस तरह से इशू बना के सियासत करते हैं या हुकूमत किस तरह से ये PTI पे डाल के उस पर अपनी सियासत करती है, ये दोनों ही मैं समझता हूँ जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। इमरान खान का एक बड़ा साहिब ये मुतालबा है और मानना चाहिए। देखिए, आज निगरान वज़ीर आला ने और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से वो पुरइत्माद थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास तमाम सबूत हैं, वीडियोस हैं, हमारे पास सारा कुछ है। और बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और राजा शकील और उनकी सारी जो आपस में गुफ्तगू है और फ़ोन किससे किसका रब्ता, तो उन्हें तो जुडिशल कमीशन बनाने में किसी तरह का भी जो है ना इतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्हें तो फौरी तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बनाएँ और इसकी तहकीकात कराएं ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ सके। बिल्कुल। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त हम अखलाकी तौर पे इतनी पस्ती में जा चुके हैं कि दोनों तरफ से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। दोनों तरफ से एक दूसरे पे इल्ज़ाम सिर्फ साबित करने के लिए, उस बेचारा जो गया वो तो चला गया, उसकी लाश पे दोनों तरफ से तो झूठ नहीं हो सकता ना, या तो एक तरफ से झूठ हो सकता है, या तो वाकई हादसा हुआ होगा या वाकई तो एक बंदा सच्चा होगा, एक बंदा झूठा होगा। ये कैसे हो सकता है कि दोनों झूठ? मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं होता। होता ये है कि पूरा सच नहीं बोलते हमारे यहाँ लोग, आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं, जिससे फिर जिम्मेदार जो है अदालतों में बच जाते हैं। मैं आपको ये बता दूं, कसूरवार अदालतों में बच जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि PTI वाले जो ये कहते हैं कि उनको गाड़ी में डाला राजा शकील की, और वो जो उन्होंने इकबाली बयान भी दिखाया, और वो पहले CMH लेके गए और CMH के बाद वो सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आए। अब उनके मौक़िफ़ के मुताबिक उस वक्त ज़िले शाह अपनी जान दे बैठे थे, तो क्या जब वो फोर्ट्रेस के पास से लेके गए और रास्ते में इतना बड़ा नाका होता है, फिर उसके बाद CMH के बाहर नाका होता है, तो डाले में जो ओपन डबल कैबन गाड़ी थी वो पीछे लाश थी और उन्हें सब ने जाने दिया, उन्होंने किसी ने नहीं रोका। इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त वो जिंदा थे।
दूसरी बात ये कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि जी तशद्दुद नहीं हुआ तो सवालात कई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो 24-25 उस पर निशानात ज़रबे हैं वो किसकी हैं? फिर वो तशद्दुद क्या वो रोड और अगर ये हादसा का जो एक बड़ा वैलिड सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया कि अगर हादसा था तो फिर कत्ल का मुकदमा 302 का खान साहब के ऊपर क्यों डाला? आप उसी वक्त ये बात करते कि भाई हादसा था। नहीं, और सबसे बड़ी बात ये वही भी आपसे कह रहा हूँ कि फिर आपने पुलिस की मुद्दत में इतनी जल्दी ये मुकदमा FIR क्यों दर्ज कर दी? बहुत सारे सवालात हैं। हिलाली साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि दोनों तरफ से कुछ सवालात बाकी हैं और इसलिए मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, या जो शवाहिद सामने आए हैं उसकी बुनियाद पर आप किसी फैसले पे पहुंचते हैं कि ये कोई हादसा है या कोई मर्डर है पुलिस कस्टडी में? नहीं समीना, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैंने इसको इस तरीके से स्टडी किया हूँ कि एक फ़ैसला पे मैं काफ़ी सर्टन हूँ। नो, नॉट एट ऑल। मगर जो इमरान ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है ना। हर किस्म की एक्सप्लेनेशन हो सकती है और वो कसम खा रहे हैं, एक साइड कह रहा है ऐसा है, दूसरा साइड कह रहा है ऐसा। तो भाई जब इमरान खान ने कहा है खुदा के लिए एक जुडिशल इन्वेस्टिगेशन करें, क्यों नहीं मानते हैं? अगर वो मान जाते हैं तो इसका जो स्टीम तो है इस इश्यू का शायद निकल जाता। हाँ, कल मार्च नहीं होगा, कल मार्च नहीं होता, माने 101 थिंग्स फॉलो फ्रॉम जो उनका रिएक्शन से, फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर वो कह रहा है कि एक जुडिशल इंक्वायरी कर लो तो क्यों नहीं करते हैं? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं। वो जो IG है वो कहता रहता है हम क्यों करें, हम क्यों करें, हमने तो कुछ नहीं किया, सब साबित हो गया, ऑल द प्रूफ इज देयर, लिहाजा ये क्यों करें। अरे भाई, तुम कहते हो ऑल द प्रूफ इज देयर और लोग कहते हैं नहीं है, अनसर्टन है, कराओ। मेरे ख्याल में इस पुलिस वाले का जो रिएक्शन है, आई एम हाईली सस्पिशियस ऑफ दिस, बिकॉज अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो आगे बढ़ो और कहो थैंक यू, हम एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए। भाई ये नहीं। हाँ, और बल्कि उन्हें उनके ऊपर इल्जाम हो या ना हो, फिर भी एक पुलिस वाले को तो यही वेलकम करना चाहिए कि थॉरली हर एंगल से भाई इन्वेस्टिगेशन होगी, हर पहलू से, और जो चीज होगी सामने रखेंगे। आप आके कैसे डिक्लेयर करेंगे ये हादसा? लेकिन चौधरी साहब, PTI इतनी कन्विंस्ड है कि ये एक मर्डर है और इस पर जो अब आपके बहुत सारे जो PTI के मुख्तलिफ कारकुनान हैं उनकी वीडियोस भी सामने आई हैं जो ये कह रहे हैं कि जी वो पहले हमारे सामने वो उतरा है, वो ठीक उतरा था। और फिर जो उनकी बात हो रही है शकील साहब की, तो वो भी एक सामने चीज़ आ रही है। तो ये आप समझते हैं कि इसमें कुछ सस्पिशियस मामला है अभी बाकी PTI की तरफ से भी? हथकड़ियों में जकड़े मुलजमों की प्रिजन वैन और पुलिस की मौजूदगी में स्टेटमेंट की क्या हैसियत हो सकती है? क्या ये स्टेटमेंट आज़ादाना तौर पे दी गई है? क्या ये लोग पुलिस कस्टडी में स्टेटमेंट दे रहे हैं? पुलिस कस्टडी में समीना कानूनी तौर पे दिया गया बयान वो अदालत में बतौर सबूत भी पेश नहीं किया जा सकता। ये जो सारा मामला हुआ है ये बड़ा डूबियस है और इसको आज कवर अप करने की कोशिश की गई वज़ीर आला निगरान जो है और IG की तरफ से, लेकिन वो एक कामयाब कोशिश नज़र नहीं आती। पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसकी हदायत के ऊपर इमरान खान समेत जो दीगर PTI के रहनुमा हैं उनके ऊपर दफ़ा 302 लगाई गई। और अगर ये 302 लगाने से पहले क्या ये बात बिल्कुल मानने में नहीं आ सकती कि एक इंस्पेक्टर गया और उसने अपनी मुद्दत में ये सारी FIR दी, और अगर ये 302 का सेक्शन लगाया गया तो इसकी बुनियाद क्या थी और जो उनकी एप्लीकेशन थी वो क्यों नहीं ली गई और उसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं रजिस्टर किया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो इंटरिम हेल्थ मिनिस्टर है वो कहता है कि मैं उधर मौजूद था। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मिनिस्टर हेल्थ सर पे खड़ा होके रेगुलराइज करे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, लेकिन उसके बावजूद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंडिकेशंस आई हैं वो बहुत सीरियस नोयत की हैं, क्योंकि जो अमूमी तौर पे ट्रैफिक हादसा होता है उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें लिखी गई हैं वो वैसी नहीं बनती। और जो मामला उनके साथ मामला इस वक्त पेश आ रहा है वो इस तरह से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है।
तो जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, और जुडिशल कमीशन ही हल है इसका, कि एक हाई कोर्ट का जज बैठे और वो या 2 बैठे या 3 बैठे, तो इस सारे वो हादसे का, क्योंकि इस बात पर आप लोग इत्तेफाक करते हैं कि एक जुडिशल कमीशन हो तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सकती कराने का, राइट। लेकिन चौधरी साहब, ये जो मरियम नवाज की ऑडियो लीक है, इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे देखें ना, उसमें उसकी कोई इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस भी हैं ना, क्योंकि इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं उन्होंने भी कहा, ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, UNHRS ने कहा, तो ये जो पॉलिटिकल कस्टोडियल डेथ है ये, और एक सियासी जस्टिफाई करना पड़ेगा उनको, और आज वो माने हैं, CM भी माना है और IG भी माना है कि गिरफ्तार करने थे, गिरफ्तार उनके ऑर्डर्स पे हुए हैं, और उन्होंने कहा जी बाद में छोड़ दें, लेकिन उसकी कोई जो है फुटेज है वो नहीं, जिसके कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आए। और इमरान खान के ऊपर 302 का पर्चा होना, तो उनको तो ये कानूनी हक मिल गया है कि वो अदालतों में चले जाएं और जाके वो भी जुडिशल कमीशन या उसकी जो फौजदारी कार्रवाई है, क्योंकि उनका नाम दिया गया और बाद में माना गया है IG की तरफ से कि पर्चा झूठा है, तो कितने बंदे सस्पेंड हुए हैं, कितने बंदे जो हैं उनको आपने गलत झूठी FIR दर्ज करने पे मुअत्तल किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी की। 6 महीने की सजा है गलत पर्चा करने के ऊपर, नजर आती है, महसूस होता है कि अच्छा। कवर अप की आप बात करें इमरान साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो लीक आई है, उससे भी एक तरह से ये तासुर मिलता है कि जैसे वो ये बात कर रही हैं कि इसको हादसा ही कहना है, या इस तरह से वो डिस्कस कर रही हैं परवेज़ रशीद साहब के साथ मुबैना तौर पर, तो आप समझते हैं ये भी कोई एक इसी तरह की चीज़ है कि इसको हमने कैसे सियासी तौर पर डील करना है मामले को, उसकी कोई प्लानिंग हो रही है? समीना, 2 बातें बड़ी अहम है इस पे। पहली बात तो ये कि क्या ये ऑडियो ऑथेंटिक है, वाकई उनकी है। पहली बात तो ये है कि यहाँ जिस तरह से जब ऑडियोज आती हैं तो हर बंदा यही कहता है कि जी ये तो फेक है, ये तो फलाना। वैसे उन्होंने तरदीद तो नहीं की? नहीं, मैं आपसे, हम यहाँ बैठ के जो बात करते हैं, मैं तो वो कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं कहा। हाँ जी। दूसरी बात ये कि उनकी जो इंटरनल डिस्कशन है, तो इसमें तमाम सियासी जमातें इस पे मौक़िफ़ बनाती हैं अपना, कि जी इसने हमने इस इशू पे केस टू केस, वो कहते हैं कि क्या आपने मौक़िफ़ अपनाना है। मैं कहता हूँ ये सारी बातें सानवी हैं, ये देखें। उस तरह तो फिर वो आज निगरान वज़ीर आला बता रहे थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो राजा शकील साहब हैं उनके पता नहीं कितने राब्ते हुए हैं इस दौरान, और क्या उनकी गुफ्तगू होती रही है। ये सारी चीज़ें सानवी हैं। इससे ज़िले शाह के जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उनके वालिद जो हैं, देखिए उन्होंने तो ये कैद भी दी है कि जी वो अल्लाह पे अपना मामला छोड़ते हैं। वो जब इस तरह की बात कब करता है? उस वक्त करता है जब वो अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। तो मायूसी का इज़हार है ना खान साहब। यही कह रहा हूँ ना चौधरी साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि ये उस वक्त कोई भी इंसान उस वक्त करता है जब उसका एक जवान बेटा फोत हो जाए और 2 दिन बाद ही वो ये बात करे, तो उसका मतलब ये होता है कि उसे सिस्टम पे एतमाद नहीं होता, या उसको ये महसूस होता है। ज़िले शाह के भाई की वीडियो है, उसमें तो वो उसका नैरेटिव तो बिल्कुल वो अपने, यानी वो तो खुले तरीके से बात कर रहे हैं कि ये हादसा तो कहीं से नहीं लग रहा था जो उसकी लाश हमने देखी है। और उसने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है, अगर हिट करती गाड़ी तो फ्रैक्चर होता है टांगों में, इतना तो हम भी समझ सकते हैं, तो ये कैसे एक हादसा हो सकता है। बहरहाल उनका अपना मौक़िफ़ है, वालिद साहब ने कुछ और भी बात की है, लेकिन बहरहाल ये इन तमाम सवालों के जवाब मेरा ख्याल है तभी मिल सकते हैं जिस पे हम सबका इत्तेफाक है कि एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, इंडिपेंडेंट, जिसको सब एक्सेप्ट भी करें और बिल्कुल किसी दबाव के बगैर वो इन्वेस्टिगेशन हो। लेकिन माजरत के साथ हमने अभी तक देखा नहीं, बड़े बड़े वाक़यात गुजर चुके हैं और यही लोग डिमांड करते रह गए, लेकिन ऐसा हमें कुछ होता नज़र नहीं आया। और शायद ये भी केस इसी तरह 2-4 दिन खबर और फिर उसके बाद कहीं दब जाए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और सियासी मामलात अब किस समत जाएंगे, रैली कल निकालेंगे खान साहब या नहीं निकालेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। खान साहब ने आज एड्रेस किया है कारकुनान से और उसमें उन्होंने कहा कि जी कल 2 बजे रैली निकालेंगे, लेकिन डीसी साहब ने इस पर इजाज़त नहीं दी, डीसी लाहौर ने, कि जनाब कल रैली निकाली जाए। उनका कहना है कि PSL है जी, और PSL के मैच की वजह से हसास है सिचुएशन, फिर जश्न भारत की भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो इस वजह से रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या ये सोचे समझे मंसूबे के तहत इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है PTI को? हिलाली साहब, आपका इस पर क्या टेक है? ये जेन्युइन रीजंस हैं या फिर सिर्फ रास्ता रोका जा रहा है PTI का?
देखिए, अगर ये इंक्वायरी का जो सजेशन है इमरान खान का, अगर वो मान जाते तो मेरे ख्याल में इमरान खान को कोई शायद इतना गुस्सा नहीं होता, और अगर 302 उसके खिलाफ ना होता तो शायद ऐसी चीज़ें उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर इंतखाबी मुहिम तो उन्होंने फिर भी चलानी है ना सर, कि अगर कैंपेन तो करनी है इन एनी केस, वो तो नहीं बट इस तरीके से, इस गुस्से में, दिस किस्म ऑफ जोश और वलवला से जो उन्होंने अनाउंस किया है, ये मियाँ पॉलिटिकिंग नहीं है। ये वो बताना चाहते हैं कि ये मुझे दबाना चाहते हैं, ये मुझे कवर्ड समझते हैं, ये मुझे मारने का थ्रेट कर रहे हैं, और अगर ये समझते हैं इसलिए मैं दब जाऊंगा, दे आर मिस्टेकन। मैं कल निकल रहा हूँ और इस किस्म के रैली पे, इट इज़ अ नेचुरल रिएक्शन। इसके लोग देख रहे हैं, इनके सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं क्या ये बकरी हो गया, तो वो बता रहा है एब्सोल्युटली नॉट। तो मेरे ख्याल में देखिए ये प्रोवोक्ड हो गया, ये आई थिंक ही इज़ बीन प्रोवोक्ड इनटू स्टेजिंग दिस रैली। वो भी क्रिकेटर है, वो भी चाहता है कि ये सक्सेसफुल हो, वो भी चाहता है कि लोगों को थोड़ा सा कुछ कुछ ये एंटरटेनमेंट मिले। मेरे ख्याल में ही हैज़ बीन गोडेड, प्रोवोक्ड इनटू दिस, और फिर इसलिए मैं समझता हूँ कि वो गलत था। लेकिन सर देखिए ना, वेडनेसडे को भी मकसद तो वो यही था कि इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करना है। उस वक्त तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया हुआ था, तो वो तो उन्होंने उस वक्त भी अनाउंसमेंट किया हुआ था। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहरहाल पंजाब के इलेक्शन 30 अप्रैल को होने हैं, उन्हें अपना कैंपेन तो उन्हें चलानी है, तो ये वजह नहीं हो सकती सिर्फ कि किसी एक इंसिडेंट की वजह से वो बाहर निकल रहे हैं। ही हैज टू कम आउट। पहली बात तो ये है, हैज़ टू कम आउट, मगर इस तरीके से आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कल आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, परसों आ सकता था, ऐसी क्या बात हो जाती। नंबर वन। और दूसरा, इन्होंने हैंडल कैसे किया भाई ये पूरे रैली के बारे में? वो बैठ गए उनके साथ, डिस्कस किया रूट, कहा कि हाँ कैंपेनिंग होनी है और हमने अनाउंस किया इलेक्शन का डेट, एंड एट द लास्ट मिनट जब वो टैंकर्स और वो वाटर टैंकर्स और वो वाटर कैनन्स और टीयर गैस वो सब इन प्लेस हो गया, उन्होंने कहा बैन कर दिया, वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया। तो आप मुझे बताएं इकट्ठा बैठने की ज़रूरत क्या थी इनके साथ कि ये होगा रूट और ये होगा टाइमिंग और ये वो, अगर उसको बैन करना था। इट्स बैड फेथ, इनमें कोई ट्रस्ट एक में नहीं है। और अगेन इधर भी नहीं तो, लेकिन हिलाली साहब अगर ये कल नहीं निकालने देते तो आपको लगता है कि फिर अगर वो जैसे वो बात कर रहे हैं तो वो परसों निकाल लेंगे, फिर वो परसों निकालने देंगे? क्योंकि अगर इंटेंशन ये है कि निकलने नहीं देना तो फिर तो कोई भी दिन सूटेबल नहीं होगा, और अगर इंटेंशन ये है कि भाई ठीक है इलेक्शन अनाउंस है, करें अपनी कैंपेन। देखिए खुद डीसी कह रहा है कि इसलिए मैं इजाज़त नहीं दे रहा हूँ कि कल क्रिकेट है, और इट्स नॉट अ बैड प्रीटेक्स, गलत बहाना तो नहीं है, हो सकता है, क्यों नहीं। लोग आ रहे हैं, देखना चाहते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर ये ना होता तो परसों का क्या बहाना देता डीसी कि क्या ये हो रहा है, लूडो खेल रहे हैं कुछ लोग, कैरम्स खेल रहे हैं या रेसल कर रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो कहने की बात ये है, लुक एट द वे एक को ये ट्रीट करते हैं, ये तो कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट एब्सोल्युटली जरूरी है। ठीक है चौधरी साहब, क्या इमरान खान साहब पहले इजाज़त लेके और उसके बाद अनाउंस कर देते, वो ज़्यादा बेहतर ना होता, बजाय इसके कि फिर एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल हो कि पहले अनाउंस कर दिया, बाद में वो डीसी साहब कुछ और कह रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर जो है वो फिर बदमज़गी हो, फिर खुदा न खास्ता कल कोई इस तरह का तसादुम हो? नहीं, पहली बात तो ये है कि क्या मुल्क में इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए हुए? जब अनाउंस हुए हैं तो पॉलिटिकल रैलीज़ को इसी तरह से होती हैं। पॉलिटिकल जो अपनी कैंपेन है इलेक्शन, वो तो रैलीज़, जलसे, जुलूस इनकी सूरत में होती है। तो डीसी साहिबा हैं लाहौर की, अगर उन्होंने ये कहा है कि वो नहीं, पीएसएल का अगर मामला है तो पीएसएल का रूट जो है वो बिल्कुल दूसरा है, आप उस रूट के बैठ के डिसाइड करें, ये सारी मैनेजमेंट होती है। आप निगरान हुकूमत जो है वो पहले, ये तो 2 दिन पहले अपना वज़ीर इत्तलात कह चुका है कि वो नहीं निकालने देंगे रैली, तो उनकी इंटेंशन तो फस्तायत से भरपूर है। वो तो एक ऐसी मार्शल लॉ में भी ऐसी पाबंदियां नहीं होती,
जिस तरह की पाबंदियां ये लगा रहे हैं, तो ये इनको बैकिंग है वफाकी हुकूमत और कुछ आइन से बड़े एलिमेंट्स की, और ये इमरान खान की सियासत को महदूद करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पा रही, इसके बावजूद नहीं हो पा रही। उनको पता है कि अगर इमरान खान निकलेगा, एक उन्होंने पेशी कराई और पेशी पे उन्होंने वो एक ट्रेलर देख लिया, वो फिल्म नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो बहुत बड़ा एक जुलूस निकलेगा, लोग उसके साथ आएंगे, और फिर परसों की जो बर्बरियत है उसमें जो कारकुन जिले शाह की शहादत है, आपको याद हो 25 मई में भी एक कारकुन इन्होंने रावी पुल से नीचे फेंक के मार दिया था, उसको भी शहीद कर दिया, उसका भी कुछ नहीं बना। तो ये मामला जो इस तरह से किए जा रहे हैं, ये तो इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में आप सबको आज़ादी दें और मैनेज करें। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नहीं कर सकती तो फिर ये घर जाएं। अगर ये मैनेजमेंट नहीं कर सकते और मतलब जो डेली इवेंट्स हैं, तो उनके बाद इनको तो यहाँ पर रहने का हक ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, उस दिन मैं एतजाज़ एहसन साहब को भी सुन रही थी, वो भी ये कह रहे थे कि जब किसी सूबे में, किसी भी शहर में या किसी मुल्क में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो वहाँ पे दफ़ा 144 नहीं लग सकती, आप कैंपेन करने देते हैं, बाय लॉ ऐसा है नहीं कुछ। तो फिर आपको लग रहा है कि टारगेट करके पीटीआई को महदूद किया जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा है, और अगर बड़ी तादाद में क्राउड निकल भी आएगा तो क्या हो गया? पहले नहीं निकले लोग, जलसों में निकले हैं, तो क्या बिगाड़ लिया? तो इस बात से इतना खौफजदा होने की क्या जरूरत है? समीना, मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इंतहाबी मुहिम चलाने का भरपूर हक है, पूरा हक है, और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए। उनको नहीं, सबको मिलना चाहिए। लेकिन जैसे लाली साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर वो एक दिन रैली पोस्टपोन कर देंगे तो तूफान आ जाएगा, कोई क़यामत आ जाएगी। कल 2 इवेंट शहर में ऐसे हैं, एक तो PSL का मैच है, और ज़मान पार्क से देखें जहाँ लोगों ने आना है, सारों ने, उन्होंने PC में टीमें ठहरी हुई हैं, वहीं से वो सामने से सारी टीमें जाती हैं, रूट वही है। मुझे आप ये बताएं कि एक दिन से क्या हो जाएगा। दूसरी बात, कल जो आपने उस जश्न बारह का जिक्र किया, 42 किलोमीटर जो है ना वो मैराथन है। यानी लाहौर शहर में 42 किलोमीटर का अगर मैराथन है, तो इसका मतलब है कि तकरीबन पूरा लाहौर जो है कल उसमें भी होगा। तो क्या इसका मतलब है कि इतने लंबे रूट पे वो किस तरह से सिक्योर करें? इमरान खान साहब को भी होश से काम ले लेना चाहिए कि चलो एक आध दिन उत्थे तले करके कुछ नहीं फ़र्क पैंदा, लेकिन ये जो रवैया है कि नहीं, जो उनके मुंह से बात निकल जाए वो भी पूरी हो, हर सूरत में देख लूँगा, ये बढ़ के सुल्तान राय स्टाइल। सियासत में ऐसी चीज़ें, लोग एग्रेशन ज़रूर पसंद करते हैं, लेकिन आपको एक लीडर के तौर पे सोचना चाहिए, एक रहनुमा के तौर पे सोचना चाहिए, और ऐसा बिहेवियर अपनाना चाहिए कि लोग आपकी तकलीद करें। एक दिन आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा ना। फिर DC साहिबा जो है, उन्होंने वेडनेसडे को भी उन्होंने पोस्टपोन किया, सुन ले, फिर आज उन्होंने नहीं पोस्टपोन किया, उन्होंने कब किया? वो तो फिर सिचुएशन बन गई ऐसी। वो, और उस दिन भी आपको नहीं पता लाहौर में क्या इवेंट थे? उस दिन औरत मार्च था, ख़याम मार्च था, और ये जानबूझ, यानी बाकी सब हो, सिर्फ वो ना हो, इस तरह। इससे तो फिर ये तासुर, ये भी तो किसी और चीज को पोस्टपोन नहीं। वो एक सेकंड, वो पहले इमरान जी को एक सेकंड, क्या परसों DC इंतजामिया इजाजत देगी? आप श्योर हैं? सर, क्या कल से जो है वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं होने हैं? कल से इलेक्शन शेड्यूल इंप्लीमेंट नहीं होना है? तो सारे जुलूस लेके जाते हैं। ये तो एक रिवाज है कि जब आप पेपर जमा कराने जाते हैं तो आप ये इन बातों पे कैसे रोकेंगे? ये इनको रोकने की मंशा क्या है? PSL है तो फिर इलेक्शन शेड्यूल सस्पेंड हो जाएगा। पॉलिटिकल एक्टिविटी सर कैसे रोकी जा सकती है? टाइमिंग में एडजस्टमेंट की जा सकती है। PSL के मैचेस इस टाइम पे क्या जरूरी है? आपने एक सवाल किया था, अब उसका जवाब तो ले लेना। आपने कहा था कि वो सब चीजें पहले से थी। आपको पता है बुध को अचानक रैली हुई थी, औरत मार्च या ह्या मार्च को नहीं था, औरत के दिन ही लगाना था वो 8 वो पूरी दुनिया में 8 मार्च को होते हैं। मामला ये अगर खुद ये जानबूझ के अचानक से एक औरत मार्च लाहौर में था, तो इस्लामाबाद में लाठी चार्ज करने का क्या मकसद था उसके ऊपर? सर, जो औरत मार्च जो इस्लामाबाद में हुआ है वो भी रैली की वजह से हुआ है। चोई साहब, हम तो बात कर रहे हैं लाहौर वाले इवेंट की, जिस इवेंट के बाद जिले शाह बेचारा बदनीति है ना सर, पीछे बदनीति और सर, मेरा इन तमाम बातों से अलग भी एक सवाल है। मेरा एक सवाल चौधरी साहब, मेरा इन बातों से अलग भी एक सवाल है। मैं उस दिन आमिर मीर साहब को भी सुन रहे थे, निगरान वज़ीर, वो ये कहते जी हमने ये इसलिए दफ़ा 144 लगाई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई तसादुम हो, कोई। तो मैंने ये सोचा कि लगा के क्या आपने तसादुम रोक लिया? उससे ज्यादा बड़ा तसादुम हो गया।
जो आप लोगों ने ये अक्सर मकसद तो ये है ना कि भाई रैलीज वो भी हैं या सिक्योरिटी का कोई ऐसे इवेंट, लेकिन अगर वो करके उससे ज्यादा बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए। आप मर्जी का फिक्रा चुन के ना तब से शुरू कर देती है। उसी बात में सुन लें, उसी में आमिर मीर साहब ने ये भी कहा था कि टेररिज्म का खतरा था, इसलिए वो तो हर वक्त हर जगह। अब हम मैं मॉल में ना जाऊं कि जी टेररिज्म तो वहां पे भी हो सकता है। आपने आमिर मीर साहब टेररिज्म का खतरा तो हमेशा हर जगह न्यूयॉर्क में भी है, क्लब्स में भी है। आप उनका बयान तो पूरा, फिर बात तो पूरी मैंने तो सिर्फ ये बात कही है कि अगर आप दफा 144 का ये बता रहे हैं कि जी इसलिए ट्रैफिक के, वो कह रहे थे ट्रैफिक की रवानी ना मुतासिर हो, ये ना हो, तो क्या जो कंटेनर लगाए, नाके लगाए पुलिस ने, उससे क्या ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं हुई? और जो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो वो भी हुई। जी हिलाली साहब। जी सर, हिलाली साहब। इमरान साहब देखिए, ये समीना के साथ आर्ग्यू नहीं करे, शी ऑलवेज वांट्स द लास्ट वर्ड, मगर वो लास्ट वर्ड के पहले मैं कुछ जल्दी से कह दूं कि एक तरफ से बिलावल भुट्टो यूनाइटेड नेशंस में औरतों को डिफेंड कर रहा था और उसके फोर्सेस इस्लामाबाद में औरतों को मार रहे थे। यू नो ऑल दीज थिंग्स दे आर नॉट गुड टाइमिंग। मगर समीना को आप इंटरप्ट मत करें, लेट हर हैव द लास्ट वर्ड, इसलिए कि अगला टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। नहीं, मैं इसलिए भी मैं तो वैसे एम्पावर्ड फील कर रही हूँ ना। हिलाली साहब अभी 8 मार्च गुजरा है। हिलाली साहब वैसे भी आज 3-1 का स्कोर है। मैं वही कह रही हूँ ना, मैं तो वैसे एम्पावर्ड फील कर रही हूँ कि मैं तो अभी 8 मार्च गुजरा। एनीवेज जी, लेकिन अब खुदा ना खास्ता हिलाली साहब, चले ये लास्ट क्वेश्चन आपसे मिले, लास्ट वर्ड आपसे। माठी है, हम क्या करें? नहीं जज साहब असि 3 के नाल भी मुकाबला पूरा कर रहे हैं। हिलाली साहब ये बताए, कल खुदा न खास्ता फिर से कोई तसादुम का खतरा तो नहीं? अभी कल होगा क्या? मुझे कोई ये आप में से तीनों में से जो बता दे कि कल क्या होगा। कल रैली नहीं होगी दोबारा से खुदा न खास्ता तसादुम होगा और क्या? फिर कर लो गाल। जो सब ने बिल्कुल ठीक है, कल भी अनफॉर्चुनेटली वही होगा। अल्लाह ना करे आप लोग कोई अच्छी बात कर लें। नहीं तो मैं आपसे सही कह रहा हूँ। देखिए जो साहब ने बात की, हम सब कर रहे थे, हाँ सब एक दिन आगे करके देख लें, फिर उस दिन डंडे सोटियां नहीं, फिर अगर डीसी साहबा फिर भी इजाजत नहीं देती तो फिर ये जस्टिफाई होगा कि ये जानबूझ के इजाजत ही नहीं देना चाहते, अब तो उनके पास बहाना है। ठीक हो गया, चलें जी देखते हैं कल का दिन अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के लिए और आगे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। थोड़ा सा आगे बढ़ के हमें बात करनी है IMF के मुआहदा अभी तक होने में नहीं आ रहा है। सुन के थक गए हैं कि इस महीने, इस हफ्ते, अगले 2-4 दिन बाद क्या मसला है। अब शहबाज शरीफ साहब ने इसका भी इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर डाल दिया। वो कहते हैं कि जी उनकी वजह से नहीं हो रहा। किसकी नाकामी है ये जी? मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब और ऐसे में IMF भी अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हो रहा पाकिस्तान के साथ। बात होगी तफसील के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी IMF का मुआहदा इमरान खान की वजह से नहीं हो रहा। इमरान साहब ये बात तो चले जब आए थे उस वक्त जो सिचुएशन थी तो वो इमरान खान साहब पर डाली जा सकती थी। अब तो आए हुए भी साल होने को है, तो अभी भी ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर ही आयद होगी जो कुछ भी मईशत की है। समीना, मैं बड़े भारी दिल से एक बात करने लगा हूँ। आज मेरे एक दोस्त हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं। वो उनके वालिद मोहतरम जो है वो बड़े मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मैं उनकी इयादत के लिए आज गया सईद साहब के पास, तो उन्होंने मुझे बताया, वो कहते हैं जी मैं दुबई से आया हूँ 8 दिन पहले, और दुबई में ये सूरत हाल है कि जिन कंपनीज के साथ हम 10-10, 12-12 साल से काम कर रहे थे और जो हमें 90 से 180 दिन का उधार देते थे, उन्होंने जब इस दफ़ा मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा है कि सर हम माजरत चाहते हैं, हमें माफ़ कर दें। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त वो है जो इथोपिया की है, नाइजीरिया की है, सोमालिया की है, श्रीलंका की है और मिस्र की है। आप 100% एडवांस पेमेंट देंगे दुबई में आप दे देंगे 100% एडवांस कीमत, तो उसके बाद हम आपको माल भिजवाएंगे। उन्होंने कहा जी बैंक की LCs, उन्होंने कहा जी बैंक जो है कानूनी तौर पर पाबंद होता है कि उसने LC खुलने के बाद, लेटर आने के बाद इतने दिनों में पैसे देने होते हैं। आपके बैंकों ने हमें 5.5, 6 महीने पैसे नहीं भेजे, तो हम आपके बैंकों में आप पे एतबार क्यों करें। एक दोस्त बता रहे थे कि दुबई में पिछले कुछ महीनों में
पाकिस्तानियों ने जाके 22,000 कंपनीज रजिस्टर्ड ठीक हो गया, ये तो अब हमें समझ आ गई कि सिचुएशन ऐसी है। सिचुएशन ऐसी है कि इन्होंने इतनी तबाही यहाँ पे कौन जिम्मेदार हो गया ना? जिम्मेदार मैं कहता हूँ इमरान खान भी बड़ी जुम्मेदार नहीं है, वो भी उतने ही जिम्मेदार है और मौजूदा भी उतने ही है। ठीक है, दोनों ने इस मुल्क की ये हालत कर दी और अभी भी दोनों में से कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसका चौधरी साहब भी मानने को आपकी बात तैयार नहीं। क्यों चौधरी साहब? नहीं, चौधरी साहब का अपना नुक्ता नजर है, मैं वो बात मानता हूँ। चौधरी साहब सर गड्डी नून लीग चला रही है, आप गलत इल्जाम दे रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इमरान खान ने जब वो थे, नहीं है ही नून लीग जिम्मेदार, आप किसी और पे ये बोझ डाल ही नहीं सकते। इस पे पीडीएम जिम्मेदार है या पीडीएम को लाने वाले जिम्मेदार हैं। देखें ना, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान जो कि हुकूमत में नहीं है, हुकूमत से चले गए, जब वो हुकूमत में गए तब फिगर्स कहाँ पे थे। इसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो इस हुकूमत ने डिले किया है आईएमएफ के पास जाने को। ये जो डिले किया है, लेकिन चौधरी साहब उनका मौक़िफ़ ये है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी जो इमरान खान साहब ने क्रिएट की है उसकी वजह से आईएमएफ जो है वो रुका हुआ है, वो ये कह रहे हैं। मुआहदा जो तोड़ा था खान साहब वो भी, और दूसरा ये भी कि उसके बाद भी एक ये बिल्कुल ही एक ऐसी बात है, गैर मंतकी बात है, जिसकी कोई उसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है कि जिसपे बिलीव। इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो डिले कॉज किया है आईएमएफ पे जाने को, तो जो आजकल जो सूरत हाल है वो तो उसकी वजह से हो रही है। जो इन्होंने करना था जब इनके पास फॉरेन रिजर्व से ज्यादा इन्होंने साजिश करके निकाला, तो उसके बाद जो है एक चीज इनके पास मौजूद थी, तो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो नहीं किया और डिले किया, तो इस वजह से ठीक हो गया, पैसे नीचे लगे और आईएमएफ जो है वो इनकी पॉलिसीज आपके नजदीक सही नहीं। जी लाली साहब, आप भी कर लें। जी लाली साहब, ज़रूरत से ज़्यादा ये आईएमएफ चालाक हो रहे हैं। इनको पता है, ये कह रहे हैं कि एक शर्त लगाया है इन्होंने। हम लोग कह रहे थे ना कि गोल्ड पोस्ट तुम चेंज कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं ये। इन्होंने एक शर्त लगाया था कि जाओ जितने सक्सेसिव गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं इलेक्शंस में, अगर ये उनसे एक अश्योरेंस लाओ कि अगर वो जीत गए तो ये जो आईएमएफ का एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं इस पे वो भी अबाइड करेंगे, वो भी अबाइड करेंगे। अब दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉसिबल। मैंने वो आपका आईएमएफ एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो किस पे वो कहेंगे कि हाँ हम अवॉइड करेंगे। इसके माने आप एक ब्लैंक चिट दे देंगे इस गवर्नमेंट को। ये ज़रूर से ज़्यादा चालाकी हो रही है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये श्योर नहीं है कि वो देख रहे हैं, वो समझते हैं कि इमरान खान आ जाएगा, जानते हैं कि इलेक्शंस होने वाले हैं, समझते हैं कि वही जीतेगा, तो कोई ना कोई उससे कमिटमेंट चाहते हैं, और उसका क्या रिएक्शन है आई डोंट नो। अच्छा, ये एक बड़ी पेशरफ्त हुई इंटरनेशनल उमूर में, उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनमें काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई है, और एक जो कशीदगी थी दोनों ममालिक के दरमियान वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। इस ताल्लुकात की बेहतरी में चीन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो मुस्लिम उम्मा के लिए कितना खुशगवार एक सरप्राइज़ है जो मिला है, और यकीनन सबकी ये कोशिश थी कि जो दो मुस्लिम ममालिक हैं बड़े, इनको दोनों ताकतों को बिल्कुल आपस में कशीदगी ख़त्म करनी चाहिए। तो इस पर मैं हिलाली साहब की चूँकि एक्सपर्टीज़ भी हैं, हिलाली साहब ये कैसे ये ब्रेक थ्रू हुआ है और इसमें चाइना का क्या किरदार है? चाइना का बहुत बड़ा किरदार है। चाइना ने देखा था कि ये इकट्ठे हो सकते हैं, और कि सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी, उनका डिज़ायर ये है कि ये पेट्रो डॉलर को ख़त्म करो, या पेट्रो डॉलर के साथ साथ एक पेट्रो युआन भी रखें। आखिर चीन की इकॉनमी बहुत बढ़ गई है, और अमेरिका जो है, अमेरिका तो जो पैसे प्रिंट करे और जो भी ख़रीदना चाहे वो कर लेता है, उसका कॉस्ट इज़ जस्ट द प्रिंटिंग ऑफ द मनी। तो वो कहते हैं कि पेट्रो युआन भी होना चाहिए, और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी मिला हुआ है उनसे एक। मगर उससे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान और सऊदी अरेबिया इकट्ठे हो जाएं, दो इतने बड़े मिडल ईस्टर्न पावर्स, तो अब आप सोचिए इजराइल क्या सोच रहा है। तो नेतन्याहू ने बयान दी, स्टेटमेंट दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इससे ज़्यादा खतरनाक डेवलपमेंट इजराइल के लिए तो अब तक हुआ ही नहीं है। सोचिए क्या कर रहा है, और वो और भी सोच रहा है और दूर भी सोच रहा है। अगर ईरान सऊदी अरेबिया के साथ इकट्ठा हो जाए और पाकिस्तान भी उसमें शरीक हो जाए, एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर
तो जब आप सोचिए सडनली फ्रॉम नोवेयर आउट ऑफ द ब्लू हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक पावर ग्रुप बन रहा है। कोई सोच ही नहीं सकता था कि मिडिल ईस्ट में इजराइल की डोमिनेशन और अमेरिका की डोमिनेशन खत्म हो। कभी आदमी सोच ही नहीं सकता है कि सऊदी अरेबिया अमेरिका के खिलाफ हो जाए या चाइनीज कैंप में चले जाए, मगर ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर और हम भी इसमें शरीक हो सकते हैं। इसलिए आपको अभी पता होना चाहिए हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका कितना प्रेशर लाएगा पाकिस्तान में कि इस किस्म का अलायंस को स्टॉप करने के लिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत खतरनाक सा एक डेवलपमेंट है, प्रेग्नेंट विद पॉसिबिलिटीज, मगर फिर भी काफ़ी डेंजरस, और हमें देखना पड़ेगा। इसलिए इट्स वाइटल कि हम यूनाइटेड हो, प्रॉस्परस हो और हम अपना ताकत को बरकरार रखें। ठीक, इमरान साहब, ये अमेरिका की मर्जी के खिलाफ सऊदीया ने ये पेशरफ्त कैसे कर ली और अमेरिका का रिएक्शन इस पे क्या होगा? समीना, मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदीया में देखिए जब से वो आए हैं इक़्तिदार में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ ला रहे हैं, और अमेरिका के जो दबाव, जिस तरह से अमेरिका बहादुर हमें आप देखें ना घुटनों पे ला रहा है, और वो सारी चीज़ें IMF के ज़रिए, फैटफ के ज़रिए सारी अमेरिका करवा रहा है। उसी तरह से जब सऊदीया ने देखा कि वो हर तरह से उनको दबा रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि हम किस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन करके उसके खिलाफ जा सकते हैं, अपने लिए बेहतर सूरत। तो उन्हें चीन और रूस दो ऐसे नज़र आए। उन्होंने कहा जी ठीक है, ईरान के साथ करके, आपको याद होगा 1.5 साल पहले सऊदी वज़ीर ने ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हमें ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो अब ये जो हिलाली साहब जो बात कर रहे थे, जो मॉडल सामने आ रहा है वो ऐसे ही है कि ना सिर्फ सऊदी अरब और ईरान बल्कि पाकिस्तान, चीन और रूस आप इसमें शामिल करें, और कुछ लोगों के मुताबिक तुर्की भी इसमें शामिल हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक बनेगा, असल में अमेरिका और इसराइल दोनों इसको अपने लिए ऐसा एक हरीफ समझते हैं जो उनकी इकॉनमी को भी तबाह कर देगा और उनकी सुपरमेसी को भी तबाह कर देगा। लिहाजा हमें इस मामले में बिल्कुल डरना ही चाहिए और हमें अपने मुल्क के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए कौमी मफाद में फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन कौमी मफाद में फ़ैसला उसी वक्त हो सकता है जब तमाम स्टेक होल्डर्स किसी बात पर मुत्तफिक हों। ये अगर एक दूसरे के साथ इसी तरह करेंगे तो फिर पाकिस्तान की प्रॉब्लम होगी। स्टेक होल्डर्स की तवज्जो भी हो इन मामलात की तरफ, बिल्कुल ऐसे ही तो जो होगी तो मुत्तफिक होंगे ना, तो जो नहीं होगी तो मुत्तफिक कैसे होंगे? सही। लेकिन चौधरी साहब, ये भी इस पे एक आप भी अगर कमेंट जो भी आपका इसको समझते हैं जिस तरह एंगल से भी आपको देखते हैं, लेकिन लॉबीज तो सऊदीया की भी यहाँ पर मौजूद हैं और ईरान की भी मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्या इसका रिएक्शन हो सकता है और कैसे आप इसको देखते हैं पाकिस्तान के लिए इस पेशरफ्त को? वैसे तो ये खुशाइन डेवलपमेंट है कि दोनों मुल्कों के जो फ्रोजन रिलेशंस है वो मेल्ट डाउन हुआ है, और उसमें आगे जो एक आई है, एक डेवलपमेंट आई है कि दोनों के जो एम्बेसीज हैं दोनों तेहरान के और सऊदी अरेबिया की, जो कि पीछे एक ईरानी सफारतकार के कत्ल के ऊपर जो है वो उनकी सज़ा के ऊपर वो बंद हो गई थी। तो इससे डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान इफेक्ट तो ज़रूर होगा, क्योंकि हम जो है वो प्रॉक्सी वॉर जो एक चली आ रही है उसका तो बैटलफील्ड तो हम ही होते हैं। लेकिन इसके लिए हमें जो एक संजीदा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए वो नहीं है। हमारी न गवर्नमेंट संजीदा है, न फॉरेन मिनिस्ट्री संजीदा है। तो मेरा ख्याल में तो इस हुकूमत के होते हुए तो खैर की तोको पाकिस्तान के लिए मैं नहीं देखता। अगर कोई संजीदा लोग आए तो इस डेवलपमेंट से डेफिनेटली पाकिस्तान इफेक्ट होगा, और उसके लिए कोई हमें एक प्रॉपर हमें प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यकजहती के साथ बनाना चाहिए। ऑल राइट, हिलाली साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपसे बड़ी बातचीत होती रहेगी। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, यहीं पर समेटते हैं जी, और इस उम्मीद के साथ कि कल का दिन भी पाकिस्तान के लिए खैरियत का दिन साबित हो। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।